हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सक्षम जैन आप सभी का भाई आप सभी का स्वागत करता है। गाइस वीडियो को करना है भाई लाइक शेयर, चैनल को करना है सब्सक्राइब। गाइस आज कोई नॉर्मल स्ट्रेटेजी नहीं होने वाली है, ना कोई आपको मैं गाइडेंस देने वाला हूं, लेकिन आज जो हम सीए टॉक्स, मैंने इसका पहला एपिसोड भी लाया था डिपिन भाई के साथ। आज हमारे साथ है कुश जैन। सीए टॉक्स का ही सेकंड एपिसोड है भाई। आपको इसमें कुछ नॉलेज, इतनी नॉलेज मिलेगी मतलब कि अगर आप इसको लास्ट तक देखोगे ना, आप इतना इंस्पायर होगे, इतना मोटिवेट होगे और आपको मतलब ये लगा लीजिए एग्जाम के लिए रिलेटेड मतलब अनलिमिटेड बेनिफिट मिलेगा। गाइडेंस स्ट्रेटेजी कोई नहीं है, लेकिन अगर आप भाई की स्ट्रगल या भाई का जो सुनोगे ना कि मतलब भाई ने क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं और किस तरीके से सीए प्लस सीएम में आप ये देखिए मतलब सीए प्लस सीएम का कर रहे हैं और अभी भी एक एग्जाम देते हैं, एग्जाम चालू हो जाता है। तो आप भाई से जरा इंट्रो लेते हैं। भाई का नाम वैसे तो कुश जैन है, लेकिन भाई थोड़ा सा इंट्रो अपना खुद देंगे। भाई थोड़ा सा एक बार इंट्रो दीजिए। तो नमस्कार, मैं कुश जैन हूँ। मैं सी और सीए में साथ में कर रहा हूँ। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आप दोनों कोर्स कर रहे हो तो ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि अगर आप दोनों साथ में कर रहे हो ना, तो एक तो देखो आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि दोनों का कोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। दूसरा फायदा ये मिलेगा कि आप पे लोड रहेगा पढ़ने का। जैसे कि मैं सीएमए एग्जाम, मेरा नवंबर 2022 का अटेम्प्ट था, बट मैंने सीएमए का इंटर का फर्स्ट ग्रुप मई में दे दिया था। तो ऑलमोस्ट मेरा 70 to 80% कोर्स फर्स्ट ग्रुप का उसी के साथ में बढ़ गया था। सो एट द एंड ऑफ द डे इज जस्ट लाइक रियली इजी फॉर यू, दोनों करना साथ में। तो भाई आपने मतलब ऐसा सोचा क्योंकि मेरे को सीए के साथ सीएमए भी करनी चाहिए? बेसिकली प्लान ये था कि सीए बहुत रिस्की है, तो अगर आप किसी के साथ में करोगे इसको, सो एटलीस्ट यू हैव अ बैकअप प्लान बी तो रहेगा आपके पास। दैट्स व्हाई आई डिड दैट। तो मतलब भाई सीएमए का आपने एक बैकअप के लिए ले रखा है। अगर आप सीए और सीएमए से चूज करना चाहेंगे तो किसको चूज करेंगे? डेफिनेटली सीए के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सीए इज द बेस्ट। सो या तो भाई क्या कहते हैं, अगर आप जैसे सीएमए के लिए अगर आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए होती, क्लासेस वगैरह का मतलब कोई इंटरप्शन वगैरह नहीं होती, जैसे आप सीए और सीएमए कर रहे हैं तो कोर्स वगैरह में कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह? कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत आएगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो जो थोड़ा बहुत पोर्शन को छोड़ दीजिए या फिर खुद से अगर कोई यूट्यूब वीडियो देख लीजिए। अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो आई थिंक इट्स इजियर समझने के लिए, क्योंकि छोटे मोटे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, लेकिन जो बड़े फुल ऑन चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा ग्रास्प करना मुश्किल होता है। तो भाई क्या कहते हैं, जैसे सीए एग्जाम और सीएमए एग्जाम होते हैं, इनकी एग्जाम डेट कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होती? नहीं, इसकी डेज तो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। हमेशा आपको 1.5 से 2 महीने गैप मिलेगा हर अटेम्प्ट में। भाई तो आपने जैसा बताया कि आपने सीएमए इंटर ग्रुप 1 मई 22 में दे दिया था, तो भाई जैसे आपने एग्जाम दिए थे तो आपको मेरे हिसाब से हमारा जैसे हम सेम कोचिंग में थे तो हमारा कोर्स भी नहीं होता सीए इंटर फर्स्ट ग्रुप का भी। तो मतलब आपने जैसे प्रिपरेशन करी थी सीएमए इंटर की, तो आपको कोर्स करने में कोई दिक्कत नहीं आई थी? मतलब जैसे आपने रिवीजन करा क्लासेस के साथ साथ? क्लासेस मैंने सीए की तो ऑलमोस्ट महीने पर पहले छोड़ दी थी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड लेक्चर्स थी, मतलब फैसिलिटी रिकॉर्डेड फैसिलिटीज थी। और उसके अलावा जो सीएमए का कोर्स था उसके लिए आप यूट्यूब से रेफर कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत जो चेंज रहता है। डेफिनेटली हाँ। तो भाई अगर आपने ऑडियंस को थोड़ा सा ये समझाइए कि अगर उन्हें सीए के साथ सीएमए चूज करना हो तो उनको मतलब थोड़ा सा किस तरीके से करना चाहिए, उन्हें गाइड कीजिए कि अगर वो सीए के साथ सीएमए चूज करे तो मतलब उन्हें क्या किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, थोड़ा इस तरीके से गाइड कीजिए उन्हें। अब ड्यू डेट्स का मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि कब निकलती है, बट स्टिल मैं तो ये कहूँगा अगर कोई भी सीए फाउंडेशन दे रहा है सो सीएमए फाउंडेशन डेफिनेटली दे दीजिए, क्योंकि अगर बाय चांस आपका नहीं निकलता सीए फाउंडेशन तो एटलीस्ट सीएमए आपके पास हमेशा रहेगा। और आपको मतलब ऐसे एग्जाम में बच्चे देते हो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी दोनों में? डेफिनेटली कोर्स का फायदा मिलेगा। और बेस्ट पार्ट इज सीएमए एग्जाम एक दिन में होगा आपका, 4 पेपर्स एक दिन में, एंड 50 एमसीक्यूज रहेंगे पेपर के अंदर। मतलब पेपर इस तरह का होगा कि आपका लॉ का पेपर सिर्फ 5 से 6 मिनट में खत्म हो जाएगा अगर आप सीए कर रहे हो तो। हाँ, सीए फाउंडेशन में दिया। तो भाई जैसे ना क्या कहते हैं, आपका एक एग्जाम खत्म होता है, दूसरा एग्जाम चालू, जैसे आपने अपने इंटर के नवंबर में खत्म हुए हैं अभी 17 नवंबर को, और आपका जनवरी में क्या कहते हैं इंटर ग्रुप 2 के सीएम इंटर ग्रुप 2 के, तो आपका ऐसा मूड खराब नहीं होता कि यार अभी पढ़ के हटाओ फिर से पढ़ना है, या मतलब इस तरीके से कि मैं अब ज्यादा पढ़ाई करूं, मेरे सारे दोस्त मजे कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, जैसे मैं जयपुर में आ गया हूँ आपके पास फन करने, तो आपका मतलब ऐसा कोई सिस्टम मतलब होता नहीं है कि खराब या मूड खराब नहीं होता या डिमोटिवेट फील नहीं करते आप? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है फोन बंद कर दीजिए। अगर फोन बंद कर देंगे तो ना किसी के मैसेज आएंगे ना किसी के स्नैप आएंगे। मेन सबसे बड़ी बात है कि आपका डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन दूर होगा, सबसे बड़ी बात। और भाई इंजॉयमेंट वगैरह बताइए, जैसे आपका खत्म हो गया तो इंजॉयमेंट तो अपन कर ही रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको प्रिपेयर तो हो सीएम इंटर ग्रुप 2 के लिए। हाँ डेफिनेटली। अब मेरे पास 1.5 महीने का गैप है, कोर्स ऑलमोस्ट 70% का सेम था जो अपने सीए में किया है। देन उसके अलावा कुछ करना होगा, जैसे ओएम है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, वो नया सब्जेक्ट है 50 नंबर का, तो वो थोड़ा करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 10-12 दिन उसको खत्म कर दीजिए, फिर रिविजन में टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट रेगुलरली देते रहिए।
फिर ऐसा हो जाएगा आपका। भाई अब जैसे ना मेरे पास सीए फाउंडेशन की ऑडियंस ज्यादा है, तो अपने जो सारे भाई बहन है सीए फाउंडेशन के छोटे, तो आप उनको एक बार थोड़ा सा गाइड कीजिए कि मतलब सीए फाउंडेशन उन्हें किस तरीके से करना चाहिए। उनको दिसंबर में अटेम्प्ट है, तो ऑब्वियसली वो आपको देखना प्रेफर कर रहे हैं इस टाइम, तो और आपको लाइक भी करेंगे क्योंकि भाई आपका स्ट्रगल है, फेस है कि आप 2 लोग एक साथ कर रहे हैं 2 कोर्स को। तो उनको गाइड कीजिए कि सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 जिनने अभी तक भी अच्छे से रिवीजन नहीं करा, तो उनको किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि इस टाइम में भी लास्ट 20-25 दिनों में रिवीजन कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कोर्स ऑलमोस्ट महीने भर नहीं तो कम से कम 20 या 25 दिन पहले तो खत्म हो जाना चाहिए। देन उसके अलावा जो एमसीक्यूज पेपर है उनके लिए स्कैनर मस्ट है, मतलब आपको इकोनॉमिक्स के लिए मतलब पास्ट ईयर पेपर, भाई कोई लोग स्कैनर परचेज ना करवाए, स्कैनर पास्ट ईयर स्कैनर या पास या एमसीक्यू पेपर तो एटलीस्ट आप एक एमसीक्यू बैंक रेफर कर सकते हैं, मतलब पास्ट ईयर पेपर हो गया ना भाई। डेफिनेटली हाँ। मतलब जिस तरह बच्चे ने स्कैनर ये सोचते हैं कि स्कैनर मार्केट से परचेज करे, तो भाई हम ये चाहते हैं कि अपनी ऑडियंस का पैसा कहीं ना इन्वेस्ट करे, क्योंकि देखो पास्ट ईयर पेपर हमने बीएसआई की सीरीज चली थी, यूट्यूब पे अवेलेबल है। इको की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाए, तो इको के मिल जाए तो क्या कहते हैं भाई, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, इको के तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा है। लेकिन तो भाई ये बताइए कि मतलब इनको स्कैनर में पैसे डालने की जरूरत नहीं है, अगर उन्हें पास्ट ईयर पेपर मिल जाते हैं तो फ्री में पास ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, फिर डेफिनेटली कोई जरूरत है नहीं, बट स्टिल पास ईयर पेपर्स। देन उसके अलावा एमटीपी आरटीपी डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी, और एमटीपी आरटीपी इस साल की करने के बजाय ज्यादा ध्यान जो पास ईयर में हो चुकी ना, जिस प्रीवियस अटेम्प्ट है उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। भाई जो मैथ्स की आरटीपी एमटीपी आती है ना, तो मैथ्स की एमटीपी आपने ये देखा कि एग्जाम के मुकाबले काफी हार्ड आती है। हमने अपने दिसंबर में सोल्व करी थी, एमटीपी सोल्व नहीं हो रही थी, पास्ट ईयर पेपर काफी अच्छे से सोल्व हो रहे थे। तो मेरे पास ये डाउट बहुत रहता है कि भैया एमटीपी हमसे सोल्व नहीं हो रही थी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर रहा है। तो इनको एक बार ये ट्रूथ सच कर दीजिए कि भाई कि एमटीपी सही, मतलब जो एमटीपी कर रहे हैं वो सिर्फ एक एज अ जजमेंट के पर्पज से लेनी चाहिए या वो एक प्रैक्टिस पर्पज से लेनी चाहिए। एमटीपी तो देखिए, आरटीपी मुझे लगता है आरटीपी नहीं आती है भैया, थोड़ा ध्यान लगाइए, आरटीपी नहीं आती है अपनी सीए फाउंडेशन मैथ्स की और उसकी इको की। अच्छा वो इंटर में आती है, इंटर में आती है, इंटर में आती है, वो एमटीपी आती है, तो एमटीपी हार्ड आती है एग्जाम से। तो एमटीपी मुझे लगता है ये लोग चालाकी से हार्ड बनाते हैं ताकि बच्चे तो ज्यादा इजीली स्कोर कर पाए या फिर ज्यादा डिमोरलाइज हो जाए, क्योंकि आईसीए का सीधा जो टारगेट करती है वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करती है, डेफिनेटली करती है कि मतलब बच्चे, मतलब भाई सीए एग्जाम का सच यही है कि मतलब कि आपका एक मेन तो कॉन्फिडेंस लेवल, पेशेंस लेवल, और आपका कि आप कितने मतलब मोटिवेटेड रहते हैं और आप इस चीज को मतलब अपने प्रेशर को कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ये चीज मेन आईसीए चेक करना चाहती है ना। आई थिंक सीए जो आईसीए करती है मेन रोल क्या है वो यही है उसका। आपका पेपर चेक नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका प्रेशराइज कितना प्रेशर हैंडल कर पा रहा है बच्चा, वो मेन चेक करती है। डेफिनेटली वो भी चेक करती है। आप जैसे आप एग्जाम देंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये नहीं है कि आपने एग्जाम में कितना लिखा था या किस तरह से प्रेजेंट किया आपने, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने किस कॉन्फिडेंस से निकाला पेपर को, क्योंकि आईसीआई उतने ही बच्चे निकाले जितने उसको निकालना है। जो 40 या 50 मार्क्स का क्राइटेरिया है, आई डोंट थिंक दिस वर्क्स। सो आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, आपको टॉप में आना पड़ेगा अगर आपको क्लियर करना है। भाई जो अगर हम कॉन्फिडेंस से लिखते हैं तो हमारी राइटिंग अलग आती है, हमारा प्रेजेंटेशन लेवल अलग आता है, लेकिन हम लिखेंगे कॉन्फिडेंस से तो चीजें अपने आप ही बेटर बनती है अपने आप से। मैं ये चीज नोटिस करी कि जैसे मैं किसी पेपर में कॉन्फिडेंट होकर लिखता हूँ ना, राइटिंग से लेके स्पीड से लेके सब चीज अलग लेवल पे जाती है, लेकिन जिस दिन मैं हेजिटेट होकर लिखता हूँ तो राइटिंग भी पिटती है, पेपर भी पिटता है और सब चीज पिटती है। तो इस चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पेपर में ये देखा है, जब आपका पेपर आप कोई सा भी दे रहे हो, अगर आप मॉक पेपर दे रहे हो फिर आप एक्चुअल पेपर दे रहे हो, अगर आपके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन सही नहीं बने तो अगला आपका पूरा पेपर खराब जाएगा। आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन इसलिए इस तरह से पिक करने होंगे कि आप कॉन्फिडेंस इस तरह से बिल्डअप हो कि आगे के क्वेश्चन आराम से हो जाए। मतलब भाई अगर पेपर में आपको जैसे 6 क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको 5 करने होते हैं, अगर बच्चों को 5 में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उन बच्चों को क्या मतलब गाइड करना चाहेंगे कि आपको बाकी 4 नहीं आते उनको डिमोटिवेट फील करना चाहिए, या उन 2 को अच्छे से करके और 4 में अपना दिमाग लगा के उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए? देखिए पेपर को फेज में बांट लीजिए कि फर्स्ट फेज में कौन सा आएगा, सेकंड फेज में कौन सा आएगा, थर्ड फेज में कौन सा आएगा। फर्स्ट फेज में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिनका आंसर आपको पता है, मतलब जो आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं और या फिर आपने कभी आरटीपी या एमटीपी में देखे थे। अगले वाले क्वेश्चन से जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े कि किस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा आपको। और थर्ड क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप लास्ट में करेंगे, ये तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं, या फिर वो उस तरह के क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन आईसीए चला के बनाते हैं बच्चों को प्रेशर टेस्ट करने के लिए। तो भाई मैं ये कहना चाहूंगी जैसे ना बच्चों को क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनको मतलब किस तरीके से लिखना चाहिए उस चीज को एक बार और बताइए इनको। क्वेश्चंस के लिए डेफिनेटली आप थ्योरी पेपर से ज्यादा मतलब पेपर में ही लिखना नहीं आ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनको ये बताइए अगर पेपर में आपको कुछ लिखना नहीं आ रहा है थ्योरी पेपर में तो उनको क्या करना चाहिए उसके लिए? डेफिनेटली लॉ जैसा सब्जेक्ट है, लॉ में ऐसी चीज होती है कि लॉ में आपका लॉजिकल आंसर भी हो, जैसे कुछ एक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट है, अब उसमें लॉजिकल आंसर चल जाता है। भाई कंक्लूजन मेन होता है, अगर आप आपको आंसर 3 उसमें पार्ट में करना। भाई नहीं, एक चीज मैं एक बीच में कट कर रहा हूँ भाई, मैंने ना एक बार इनको वीडियो में ही बताया था कि ना जैसे हमारा जो सीए फाउंडेशन लेवल बहुत बेसिक लेवल का लो आता है उसमें, तो आप उस केस स्टडी में अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि उस सिनेरियो में, और फिर वो कंक्लूजन अगर आप फीलिंग लेस होकर सोचते हैं तो बहुत सही निकल के आता है। तो ये बात सही है या नहीं है?
मतलब क्या कहते हैं कि जैसे क्वेश्चन ये था कि मतलब जैसे आपको केस नहीं आ रहा है तो केस को अगर आप खुद प्रेजेंट करके सोचते हैं तो आपको उसका बेनिफिट क्या मिलता है, मतलब जैसे अगर आंसर नहीं आ रहा आप केस को खुद प्रेजेंट कीजिए और उससे जो कंक्लूजन निकल गया मोस्टली सही रहता ही नहीं रह जाता। अब देखिए क्वेश्चन में डिपेंड करता है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतना उलझा के क्वेश्चन देता है आपको कि अगर आप लॉजिकली सोचते हैं ना आप कभी सही आंसर पहुंच ही नहीं सकते। मैंने तो ये देखा फाउंडेशन के अंदर भी और इंटर के अंदर भी। सो डेफिनेटली आपको ये अप्रोच तो है कि आपको खुद को रख के सोचना पड़ेगा, लेकिन ये अप्रोच हमेशा काम नहीं आएगी आपके, मतलब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। हाँ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ में तो सजेस्टेड आंसर्स को पढ़ने ही पड़ेंगे, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भाई क्या कहते हैं कि मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि जैसे ना ये ऑडियंस देख रही है हमारी, तो भाई इसमें बच्चे ऐसे भी हैं कि ना जिनको मतलब ये लगता है कि सिलेक्टिव स्टडी से बिल्कुल पार नहीं पड़ती, मतलब कि ना 100% कोर्स करोगे तो वही नॉलेज आपकी हर पेपर में काम आएगी। तो इनको एक बार ये बताइए कि हम जैसे इंटर में हमने फाउंडेशन भी कर लिया, इंटर का एग्जाम भी दे दिया, आपने सीएमए इंटर ग्रुप 1 भी क्लियर कर लिया है और मतलब आप तो दो कोर्स कर रहे हैं, तो आपने हर कोर्स में सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हो, फुल 100% कोर्स कर रहे हो, और जो आप 100% अगर कोर्स कर रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट है या नहीं है? सिलेक्टिव स्टडीज इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि 100% कोर्स करना वायबल है कोर्स के लिए, क्योंकि कोर्स में मैटर बहुत सारा है और आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली कौन सा को करना है कौन सा को नहीं करना। सो मैंने तो दोनों पेपर्स में ऐसा किया, सिलेक्टिव स्टडी दोनों फील्ड में। हाँ, बट आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, एंड इसके लिए स्कैनर इंपॉर्टेंट होता है। और भाई मैं आपसे ना एक बात ये पूछना चाहूंगा कि जैसे ना ये ऑडियंस कहती है कि जो हम पढ़ते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपोजर में कितना काम आता है, ये बताइए उनको। जैसा मैंने सुना है बाकी लोगों से, देखा भी है हमने, देखा भी है। सीए क्या है, क्वालिफिकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है आपको, और आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको एक्सपोजर चाहिए, फिर ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए आप आर्टिकल्स प्रैक्टिकल फील्ड में करना ही पड़ता है आपको। एग्जैक्टली, तो जो आप किताब में पढ़ रहे हैं इसका कोई ज्यादा रिलेवेंस नहीं है आगे, लेकिन भाई क्लियर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ये बात तो मैटर है। लेकिन भाई जैसे ये कहते हैं अब ना जैसे फाउंडेशन के लेवल है, अब इसमें पता है नेगेटिव लोग इतने हैं कि मतलब मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में नेगेटिव आते हैं, आप तो खैर देखते ही रहते हो, कई कई बार बीच में बताते भी रहते हो, लेकिन तो भाई एक बार ये बताइए जैसे ये लोग कहते हैं जो फाउंडेशन अगर आप 100% कोर्स नहीं करते हो इंटर में दिक्कत आ गई, फाउंडेशन का कोर्स इंटर में कितना काम आ रहा है आप ये बताओ। फाउंडेशन का कोर्स मैंने कोई नहीं देखा कि इंटर में ज्यादा काम आ रहा हो, कॉमर्स का बेसिक काम आता है, तो कॉमर्स का बेसिक काम आएगा, वो आपको फाउंडेशन बिल्ड कर ही रहा है। फाउंडेशन है क्या, फाउंडेशन की जो अकाउंटेंसी है मेजर 11 to 12 की, तो इको यही है। हाँ, बिजनेस के पार्टनरशिप कंपनी है लोग में, और क्या। तो भाई मतलब जो फाउंडेशन वाले बच्चे को किस तरीके से अपने आपको रूटीन मेंटेन करना चाहिए, शेड्यूल और बताइए इनको। शेड्यूल देखिए, डेफिनेटली मैं क्या करता था, सुबह एटलीस्ट 6 बजे उठो, कम से कम 3 घंटे पढ़ो। भाई मैंने जो लो क्लियर मैंने को ऐसे करा सुबह 4 बजे उठना चाहिए, मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल साइलेंट रहता है और बेस्ट रहता है, ये क्या है? मॉर्निंग का टाइम देखिए सबके लिए वेरी करता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, तो आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा आपकी मेरी इफेक्टिवनेस किससे निकल रही है। सबसे बढ़िया बात क्या है, आप जल्दी 5 बजे उठिए, मैंने यार पूरी नींद दीजिए, 5 बजे उठो, कम से कम 3 घंटे पढ़ो, फिर 1 घंटा वापस हो जाए। जब वापस होकर उठोगे ना, एक तो उतना ही आपको इफेक्टिवनेस आपकी नींद पूरी हो जाएगी। भाई क्या कहते हैं जैसे ना अब आपके 2 पेपर चले थे बीच में, अभी मई में भी थे और फिर उस टाइम चले, तो भाई मैंने आपको तो आप मेरे को बताते रहे आप 3 घंटे 2.5 घंटे भी सोए हो, तो भाई पर ये बताइए कि इनको आपने नींद सेक्रीफाइस कितनी करी है? नींद तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता कि नींद सेक्रीफाइस कर दीजिए, लेकिन कम से कम 5 या 6 घंटे आप सोए दिन में, दैट इज सफिशिएंट। एग्जाम टाइम में तो एग्जाम टाइम में, और एग्जाम से 1 महीना पहले थोड़ा सा रूटीन बनाना पड़ेगा। 6 घंटे तो आपको बनाना ही पड़ेगा, रूटीन के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। भाई अगर नींद का देखो, इन्हें क्या कहते हैं एग्जाम से 20 दिन पहले तो कम से कम 6 घंटे की नींद कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो 6 घंटे 5.5 घंटे मेरे लिए इतनी सफिशिएंट है, मेरा काम हो जाता है इसमें। भाई जैसे आप कई बार जैसे 3 घंटे 2.5 घंटे भी सो के पेपर देने गए हैं, तो आपको मतलब क्या ऐसा डिमोटिवेशन इरिटेशन वगैरह कुछ ऐसा फील होता था क्या? स्लीपलेसनेस में कुछ तो होगा, लेकिन वो फेज ज्यादा लंबा चलता नहीं यूजुअली, हमारे एग्जाम कितना लंबे चलते हैं आफ्टर ऑल, जो एग्जाम डेज होते हैं। हाँ, इनके फाउंडेशन वाले 8 दिन है और मुश्किल से 8 इको तो इनके लिए बच्चों का खेला है अच्छे से करें तो। हाँ, और भाई क्या कहते हैं जैसे ना अब ये है कि मतलब इनको ये बताइए कि फाउंडेशन पे क्या मेन मैटर क्या होना चाहिए फाउंडेशन टारगेट करने के लिए? फाउंडेशन में डेफिनेटली मार्क्स सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड मैं कहता हूँ अगर अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस आप ज्यादा करेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स कई बच्चों की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और लॉ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लॉ में आई थिंक सभी की वीकनेस है लॉ में। सो फाउंडेशन का गुरु फाउंडेशन का जो वो मानते हैं ना ट्रिगर पॉइंट, वो लॉ और पेपर 3 को मानते हैं। लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लॉ हमने किसी ने पढ़ी नहीं पहले, जबकि हम बाकी सारी चीजें पहले पढ़ चुके। भाई लेकिन लॉ में पता है क्या है, बच्चे ना ये चीज समझ नहीं पाते कि लॉ में जो हमारा पार्टनरशिप और कंपनी है वो तो 12 से रिलेटेड आ रहा है। ये चीज तो इन्हें बताओ कि मतलब जो पार्टनरशिप कंपनी है वो मोस्टली 12 से लिंक होता है। 12 से लिंक होता है, क्योंकि 12th में उसका थियोरेटिकल पार्ट भी पढ़ा है, ध्यान नहीं देते मेन तो पार्टनरशिप है, नहीं पार्टनरशिप सॉरी कंपनीज है, कंपनीज में हमने पढ़ा क्या था एटलीस्ट फाउंडेशन में, तो सिर्फ बेसिक्स है, बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कुछ टाइम बाद आप 5-6 मिनट में पूरे रिवीजन कर ही लेते हैं जब एग्जाम टाइम आ रहे होते हैं।
भाई तो इनको अपनी स्ट्रेंथ ये बताइए कि जैसे अब इनको पेपर 3 से डील करने की क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? मैथ्स, स्टैट्स, बीएमआरएस। मैथ्स अगर देखें तो बस 12 तक मैथ्स थी तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं थी तो जो डिफिकल्ट पोर्शन है जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इसको आप स्किप मार दीजिए, और उसके अलावा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको अच्छे से कीजिए। 16 नंबर 16 मार्क्स डेफिनेटली। तो भाई अब क्या कहते हैं, थोड़ा सा एंड करते हैं, मेरे हिसाब से बहुत है, ऑडियंस हमारी काफी मोटिवेट फील हो गई होगी। तो भाई अब इनको एक ऐसी स्ट्रेटेजी और टिप दे दीजिए कि अब जिनसे इस पॉडकास्ट को लाइक ठोक जाए और दबा के शेयर करे और मतलब कमेंट सेक्शन भर दे। डेफिनेटली जो मैंने आपको पहले टैक्टिक बताई, पहले सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की, फिर वापस से सोने की, फिर वापस से पढ़ने की, वो डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा और अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस कीजिए। और लॉ है, अब लॉ जैसा सब्जेक्ट है, मैं कहता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स उठा आपने खत्म कर दी, मैथ्स आपने खत्म कर दी, दोनों अपने एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। फिर उसके अलावा लास्ट के 1 महीने में कम से कम भाई लास्ट के 25 दिन बच रहा है, 25 दिन में गाइड करो आप। लास्ट के 25 दिन मान लो, और एटलीस्ट महीना भर ही है। हाँ। तो उसमें जो है आप कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 से 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ लॉ को दीजिए, सिर्फ और सिर्फ उसको। लॉ में क्या करना है, पहले से जो इजी यूनिट्स हैं उनको रिवाइज करो, उसके बाद जो लास्ट के आपके यूनिट्स आएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स आपके जो कुछ डिफिकल्ट यूनिट्स हैं उनको रिवाइज कीजिएगा। भाई जैसे मैं ना आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि ना जैसे ये लोग सोचते हैं कि एक दिन में 4 सब्जेक्ट को टारगेट करें, तो 4 सब्जेक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। एक दिन में अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से करना है, एक चैप्टर ढंग से करना है, तो उसको 5-6 घंटे तो कम से कम देने चाहिए, 4-5 घंटे। मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट बेस्ट है या 4 सब्जेक्ट बेस्ट है? देखिए 5 घंटे एक चैप्टर को देने का वो टाइम तो जा चुका है। लो जैसे में भी लोगों ने पढ़ा तो है, अब 25 दिनों में तो जैसे 4 घंटे तो दे सकते हैं ना लो में, अगर भाई उनको रिवीजन करना है अच्छे से, मतलब बिल्कुल अपनी वो स्ट्रेंथ बनानी है उसको। तो डेफिनेटली 4 घंटे, 4 वैसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 4 घंटे लोगों दे दिए। अब इकोनॉमिक्स है, ऑब्वियसली अब इकोनॉमिक्स सबने पढ़ रखा है, तो अब सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज देखते हैं बच्चे, तो उसके लिए घंटा 1.5 घंटा भी काफी है। तो ऐसे अब 4 सब्जेक्ट, मैं तो ऐसा नहीं कहूँ, मैंने तो ऐसे ही किया था, एक दिन में 4 सब्जेक्ट उठाओ। बट जो लॉ जैसा है, लॉ में डेफिनेटली आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में उतना ज्यादा नहीं देना भाई। लेकिन जैसे बच्चों की स्ट्रेटेजी वेरी करती है। जैसे जिन बच्चों ने ना रिवीजन भी इस टाइम अच्छे से नहीं करा, जैसे देखो मोस्ट हम भी ऐसे ही थे, हमने भी कौन सा मतलब ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करी थी, हम भी एंड टाइम पे आके अपने जोर हाथ पे मारे थे मेन तो भाई क्या कहते हैं, जैसे अगर ये एक दिन में 2 सब्जेक्ट ज्यादा उठाएंगे तो ये ज्यादा मैटर बेस्ट है, ये 4 सब्जेक्ट ज्यादा बेस्ट है। अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है कि आपके कोर्स हो नहीं रहा है, फिर आपने बहुत लेट शुरू किया है, तो डेफिनेटली 2 या फिर 1 सब्जेक्ट आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मतलब 1 सब्जेक्ट तो पूरे दिन पढ़ नहीं सकते, 2 उठाना ज्यादा बेस्ट है। 2 ज्यादा, क्योंकि 1 पढ़ोगे ना तो पूरे दिन बोर हो जाओगे, रात आते आते समझ भी नहीं आएगा क्या पढ़ रहा था इतने टाइम से मैं, ये लॉ। भाई एक बार इनको हैरान कर दो, एक बार मैं सीएमए इंटर ग्रुप 1 के नंबर सुना के, जब आप सीए की कोचिंग स्टार्ट कर रहे थे, हमें पढ़ने तक का टाइम नहीं था कि इंटर ग्रुप का नंबर बता दीजिए। 280 की लाइन में थे, ये तो पता है 280 में थे, हाँ डेफिनेटली। और भाई आपकी सीए में फाउंडेशन में रैंक आई थी, तो रैंक वगैरह में तो 40 की लाइन में आई थी ना आपकी। अच्छा भाई की रैंक, अच्छा अरे हाँ भाई के भाई भी सीएम है, जो हमारे कुछ भाई इनका बड़ा भाई है वो सीएम है भाई, जॉब कर रहे हैं और मोटा पैसा छाप रहे हैं। तो भाई एक बार इनको ना क्या कहते हैं, एज अ भैया आपके सीएम में, तो एक बार इनको सीए का हल्का सा एक पैकेज का आइडिया दे दीजिए भैया को, आइडिया जैसे आप डिस्कस वगैरह करते हो, तो सीए का एक एवरेज पैकेज बता दीजिए जिसको इनसे मोटिवेशन बना रहा है। देखिए लोग सोचते हैं कि आपको अच्छा पैकेज उठाना है तो बिग फोर में नहीं, आर्टिफिशियल बिग फोर से करनी पड़ेगी, हर अटेम्प्ट आपको फर्स्ट बार में निकालना पड़ेगा। मैं मानता हूँ ये बात वैलिड है सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेवल तक। उसके बाद अगर आप 3-4 साल देखते हैं तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है सिर्फ, उसमें ये कोई नहीं पूछने वाला कि रैंक कितनी आई थी, अपने कितनी बार में निकाला। मतलब कि भाई आप इनको ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि रैंक पे इतना फोकस मत करो, तुम सिर्फ क्लियर करने पे फोकस करो, क्लियर करने पे ज्यादा फोकस करो, और घबराना किसी चीज से नहीं चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर करता ही नहीं करता? डेफिनेटली करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोर्स है, मैंने क्या कहा सबसे पहले, कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंटेशन और कोर्स मैटर करता है, अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगी। तो भाई अब एक बार इनको जरा सा कुछ कह दीजिए कि अब हो जाए काम हमारा भी थोड़ा सा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इकोनॉमिक्स जो भी स्ट्रेंथ है ज्यादा फोकस करिए उस पर, एंड रिवीजन टाइम मैनेज करते रहिए। मैं रिवीजन की अच्छी टैक्टिक बताता हूँ आपको। पहले आप कोर्स पढ़िए, रात में रिवीजन कीजिए और सुबह उठकर वापस उसी कोर्स का रिवीजन कीजिए। भाई यही ट्रिक मैंने इन लोगों को बताई है, तो सोच रहे हैं हमारी मतलब हम सीआई कर रहे हैं, मैंने आपसे डिस्कस कुछ नहीं करा, रैपिड फायर की तरह चल रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम लोग कर चुके, तो हमारी सोच कितनी मिलती है कि जिस बच्चे ने क्लियर कर रखा है तो वो उसकी सोच मतलब एक्सट्रीमली एक लेवल पे मिल ही जाती है कि जो चीज हम सही बता रहे हैं वो एकदम एग्जैक्ट सही है। डेफिनेटली मैं क्या कह रहा हूँ, कोर्स करने का कोई बहुत तरीके होते हैं, कोई ऐसे घुमा के लेके जाएगा आपको, कोई ऐसे घुमा के लेके जाएगा, आपको जाना तो वहीं पर है ना, तो जो इजीएस्ट और मोस्ट इफेक्टिव है उसको चूज करो। तो भाई अब इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं, आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा देखने में,
तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। भाई का इंस्टाग्राम हैंडल यूज मतलब इंस्टाग्राम में मैसेज कर लेना, भाई जरूर आपके रिप्लाई करेंगे। और नहीं करे तो मेरे को बता देना, भाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भाई का और मेरा भी दोनों का इंस्टाग्राम का। अगर भाई से भी आपको कोई मोटिवेशन या कुछ भी सलाह क्वेश्चन वगैरह पूछता हूँ तो बता देना, भाई जवाब ना दे तो मैं तो बैठा ही हूँ, मेरे को बता देना, भाई से मैं कॉल करके जवाब दिलवाऊंगा आपको। भाई का नंबर दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। भाई का नंबर आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे पिंग करवा दूंगा बस। लेकिन भाई को भी आप कर सकते हैं मतलब मैसेज वगैरह, और मेरे को तो कर ही सकते हैं, आपका भाई है। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और इसको दबा के शेयर करना है। और भाई के इंस्टाग्राम पे जाके ना भाई को कांग्रेचुलेशन बोल के आना है कि भाई का हार्ड वर्क देखिए, हम लोग दोनों कोर्स एक साथ करना, हम कहने में आसान है लेकिन करना एक अलग ही लेवल की वाइब है, समझ रहे हैं। तो मतलब इनका पैनिक लेवल भी मैंने देखा है कि कोचिंग आते थे सीधा भाग जाते थे, पता है हम लोग फन करने जाते थे, हम लोग बाहर मतलब चिल कर रहे हैं, मतलब कोचिंग वाला है आज घूमने जा रहे हैं, आज ये बर्गर खाने जा रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं। और भाई पता है क्या कहता था, भाई मैं कोचिंग में बैठ के पढ़ूंगा, फिर मैं सीधा घर जाऊंगा, सोऊंगा, फिर पढ़ूंगा, क्योंकि इनके एग्जाम थे। मतलब इन्होंने पता है हमारे साथ भी हमारा मतलब पता है ये भाईचारा वाला बॉन्ड है हमारा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना भाईचारा दोस्ती यारी सब अलग रख के फिर अपनी पढ़ाई में करने गए। तो मतलब कांग्रेचुलेशन तो भाई के लिए बनता है, भाई एक बन जाए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू भाई देखने के लिए, ऑल द बेस्ट है भाई सभी को, ऑल द बेस्ट है भाई एक बार। ऑल द बेस्ट यार, इजीली डेफिनेटली कॉन्फिडेंस से एग्जाम दो, सब निकल जाएगा तुम्हारा। मतलब पेपर सेट कर गया ना, पेपर को तो कर देना खत्म। अरे और तो सबसे बढ़िया पेपर घर पे उठा के मत लाना, डेस्क पे छोड़ के। अरे यार भाई ये मत करो यार, मतलब अगर कोई एग्जाम चाहते हो पेपर लेके काम है कि लाइफ में। चलो तो भाई फिर ठीक है, भाई की एडवाइस मान लेना, मतलब पेपर फाड़ के आ जाना, मतलब फाड़ के मत आना। अरे पेपर फाड़ने से मतलब कि पेपर फाड़ परफॉर्मेंस होनी चाहिए डेफिनेटली, कि आपको पेपर की जरूरत ही ना पड़े। हाँ तो भाई एंड करते हैं।